हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग फायरमैन सेट पेपर 2 का सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो हो जाएगा इकाई से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वस्तु की कीमत बढ़ने पर व्यय बढ़ने से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की मांग लोचदार है, अर्थात दिए गए विकल्प में शून्य लोच नहीं होगा। व्यय की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वस्तु के मांग की लोच की प्रकृति क्या है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय कम होता है तो मांग की कीमत लोच सापेक्षता बेलोचदार होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इकाई से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय और पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय। तो वो क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो जो कहलाता है वो कहलाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख हम कर देते हैं। विकास व्यय क्या होता है, ऐसे व्यय जिनसे देश की विभिन्न दिशाओं में उन्नति होती है, जैसे मनोरंजन, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय। और पूंजीगत व्यय जो होता है, यह व्यय ऐसा धन है जो किसी संगठन या कॉरपोरेट इकाई द्वारा अपनी अचल संपत्ति जैसे भवन, वाहन, उपकरण या भूमि को खरीदने, बनाए रखने या सुधार के लिए खर्च किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र जो परिवर्तन है वो आपको सारनाथ, कहाँ से, सारनाथ से किया था। इसके बारे में भी थोड़ा उल्लेख करते हैं। गौतम बुद्ध को जब आत्मबोध हो गया तो उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने शिष्यों को धर्म के 8 सूत्र बताए, जिन्हें अष्टांग मार्ग कहा गया। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मेघलायन और देवदत्त थे। ये 5 शिष्य थे उनके। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा था, तो वो अरस्तु ने कहा था। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति के पहले माना है तथा राज्य को प्राथमिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था भी माना है। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर एवं उनके विभिन्न अंगों में पाया जाता है, जिनमें से व्यक्ति भी प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। तो वो कौन सी योजना है, तो इसके बारे में समझते हैं। वो योजना का नाम मैं पहले बता दूं, वो योजना आयोग है। ठीक है, कौन सी है, योजना आयोग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। ओके, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की जिम्मेदारी पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित थी, जिन्हें योजना आयोग, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिससे योजना आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित तथा जांचा जाता है। अब योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नीति आयोग, जिसे 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया, संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। आवास, खाद्य और पेय, ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, वो है खाद्य और पेय, खाने वाली चीज़ें और पीने वाली वस्तुएं। ठीक है, भारतीय उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। ठीक है, अब क्यों है इसके बारे में आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। तो जो मेसोपोटामिया है
इसे हम एक सभ्यता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर आपको बता दें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। ठीक है, दजला फरात। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में आधुनिक इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की तथा ईरान की कुजिस्तान प्रांत के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। तो आप समझ गए मेसोपोटामिया क्या है, यानी दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूलक मात्र नहीं है? तो कौन सा मूलक मात्र नहीं है? वो है आपका ओम। ये एक मूलक मात्र नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में 7 ऐसी मूल इकाइयाँ हैं। नाम, चिन्ह, राशियाँ इस प्रकार है। मीटर का चिन्ह हो गया m, राशि हो गया लंबाई, किलोग्राम केजी भार, सेकेंड s समय, एम्पियर a विद्युत धारा, केल्विन k तापमान, मोल MOL मोल पदार्थ या द्रव्य की मात्रा, कैंडेला CD प्रकाश में एवं तीव्रता। ये सारी हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले इसका आंसर देखिए। उससे पहले इसका आंसर है क्लोरीन के। ठीक है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण क्लोरीन के यौगिक है। ठीक है, क्यों है? क्लोरीन लवण निक्षेपों में, समुद्र के पानी में और जीवों तथा वनस्पतियों में सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड में बहुतायत से मिलते हैं। इसका प्रयोग तरल तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक जैसे DDT, गैमेक्सिन, BHC आदि क्लोरीन यौगिक है। गैमेक्सिन का सूत्र जो होता है C6H6Cl6 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO2 होता है, होल 2 होता है। ठीक है, DDT का सूत्र जो होता है C14H9Cl5 होता है। ओके, समझ गए? तो ये क्लोरीन का मुख्य यौगिक है। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो SOS बंध यानी बॉन्ड कौन सा इसमें दिखा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले देखिए इसका आंसर, तो वो है H2S2O7। ये सिंगल बॉन्ड प्रदर्शित करता है। इसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, क्यों? देखिए, डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। सल्फर का एक ऑक्सी अम्ल है। यह फ्यूमिंग घटक है और यही कारण है कि अधिकांश रसायनज्ञ इसका प्रयोग H2S2O7 सिंगल बॉन्ड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका नाम भी यहाँ पे पता चल गया, डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उनका नाम है डार्विन। वो जो डार्विन नामक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्या है, आइए समझते हैं। तो वो है जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की नींव रखी और इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो जो नर प्रजनन तंत्र है वो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित अंग आते हैं: वृषण कोष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, सीसन। ये 6 टाइप के नर प्रजनन तंत्र के अंग है। नर प्रजनन तंत्र यानी नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तर गुहा के बाहर बृहन कोश में उपस्थित होता है। बृहन के 2 भाग होते हैं। प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करता है तथा दूसरा
अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ओके, चलिए समझ गए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। एक हीटर का तंतु बना होता है। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। क्यों और काहे बना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए, नाइक्रोम अचुंबकीय गुणों वाला मिश्र धातु है। यह निकेल, क्रोमियम तथा लोहे से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग मुख्यतः प्रतिरोधक तार बनाने के लिए किया जाता है। नाइक्रोम बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है। वायु से मिलकर यह शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले आपको इसका आंसर, तो वो +7 है। कैसे है उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। माध्यम की प्रतिक्रिया के आधार पर वे या तो घनीभूत मैग्नीज, जिसे एक अम्लीय वातावरण कहा जाता है, या मैग्नीज चतुर्थ ऑक्साइड या मैग्नीज यौगिक मैग्नीज के लवण तक कम हो जाते हैं। अम्लीय वातावरण में Mn+7 की ऑक्सीडेटिव क्षमताएं सबसे अधिक स्पष्ट है। के का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे समीकरण को पुट करके हम इसका ऑक्सीकरण संख्या 7 निकाल लाते हैं। अब निकाल लाते हैं, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। XCO2F2 की आकृति कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। कैसे होती है? XeO2F2 की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक की होती है। चलिए, इसको भी समीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन आप खुद इसे ट्राई करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइवोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो देखिए, डाइवोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके बोरजोन बनाता है। क्या बनाता है? बोरजोन, जिसका समीकरण, रासायनिक समीकरण है B2H6 इंटू 2NH3 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स रुख का जनक क्या है? एड्स रुख हमेशा क्वेश्चन ये बार बार देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसका आंसर मैं पहले बता दूं। आंसर आपका ये हो जाएगा विषाणु। एड्स रोग का जनक विषाणु है। क्यों है, काहे है, आइए देखते हैं। एड्स का पूरा नाम उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स HIV मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, ह्यूमन इम्यूडिफिकेसी CNC, ठीक है, वायरस होता है, जो कि मानव की प्रकृति प्रतिरोधी क्षमता को कमज़ोर करता है। न्यूयॉर्क में 1981 ईस्वी में इसके बारे में पहली बार पता चला था। तो HIV का सबसे पहले कहाँ पे पता चला था? न्यूयॉर्क में पता चला था। कब? 1981 में पता चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनाया जा सकता है? तो वो बनाया जा सकता है आपका प्रतिबल = विकृति होती है। क्या होती है? प्रतिबल। हुक ने ये नियम दिया था कि प्रतिबल बराबर होगा विकृति की। क्यों होगा, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ही हुक का नियम कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय, शुक्रवाहिका। कौन सा है? पहले इसका आंसर देखिए, फिर इस पर विश्लेषण करेंगे। शुक्रवाहिका, ठीक है। अब चलिए, शुक्रवाहिका है क्या? महिला प्रजनन तंत्र 2 भागों में बना होता है। बाह्य प्रजनन अंग, जिसमें पहला होता है भाग्यन्यास्य, 3 द्वार, मूल द्वार, योनि द्वार और गुदा द्वार। तीसरा होता है कौमार्य, झिल्ली।
ठीक है। चौथा होता है भाग्यसीनन या योनिलिंग, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। पांचवा जो होता है पेरिनियम, ठीक है। अब आंतरिक जनन अंग क्या है? पहला योनि, दूसरा ग्रीवा, तीसरा गर्भाशय, चौथा डिम्ब वाहिनी नली, जिसे फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय या डिम्बाशय कहा जाता है। शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस नामक नालिका पुरुष जननांग अंडकोश को दो तरफ से जोड़ती है। तो ये शुक्रवाहिका आपका राइट आंसर है, ये पुरुष का अंग है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस अणु आयन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो वो किससे नहीं होते हैं? तो वो जो होते हैं O2/2, ठीक है, इससे नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? आइए, एक आयन तब बनता है जब एक परमाणु लाभ या स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। मेटलॉइड्स वे हैं जो धातु और गैर धातु दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन O2/2 नहीं होते हैं, ये कभी आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनेडर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जिनेडर जो डायोड है उसका प्रयोग किस रूप में हम करते हैं? आइए, सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। तो वह है वोल्टता नियंत्रक में करते हैं जिनेडर डायोड का उपयोग। कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। जिनेडर डायोड डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल का डायोड होता है, जो आदर्श डायोड की भांति आगे की दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है। वोल्टता विनियमन और वोल्टता स्थिरीकरण के लिए जेनर डायोड का प्रयोग होता है। समझ में आया? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रतिक्रिया को रोकता है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर जानिए। इसका आंसर हो जाएगा UAA, जो ट्रिपलेट है वही रोकता है। कैसे रोकता है, क्यों रोकता है, आइए समझते हैं। UAA मानव प्रोटीन वे एमिनो एसिड का ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रतिक्रिया को रोकती है। वो है ATT, ATC, ACT, UAA, UAG, UGA, ABB, ABC, ACU, ये सब ट्रिपलेट कोड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हो सके तो आप कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। SI मात्रक में बोटस मान नियंत्रक का मान है। क्या मान है वो आइए समझते हैं। तो वो मान है, इसका आंसर मैं पहले बता दूं, 1.38 × 10⁻23, ठीक है। J/K है, J/K है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। चलिए, क्यों होगा, काहे होगा, इसे एक समीकरण के, ये एक नियतांक है, ये क्यों काहे पे नहीं चलेगा, ये एक होता है तो होता है, मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, ये एक नियतांक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा जंतु चीर डिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु दर्शाता है? तो वो समझिए फाइक्रोनोसोमा, इसका राइट आंसर है फाइनोसोमा, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जंतु चीर डिम्बता दर्शाता है? तो वो फाइक्रोनोसोमा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फाइक्रोनोसोमा की सभी प्रजातियां अधिक बड़े समय के अंतराल पर सक्रिय होने में सक्षम हैं और इस प्रकार इनमें अधिकांश अन्य छिपकलियों की तुलना में बहुत व्यापक तापमान सीमाएं होती है। चूँकि P प्लैटिहिनोस और P डॉलिसी बहुत अलग तापमान रेंज में रहते हैं, इसलिए थर्मोरेगुलेशन दोनों प्रजातियों के बीच बहुत भिन्न होता है। फाइक्रोनोसोमा जंतु चीर डिम्बता दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में ठगने वाले पौधे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका भाषा चेंज कर दिया गया है, चेंज लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लियर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका जो है मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे उगने वाले को ठगने वाला दिख रहा है, लेकिन उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो वो जो है कहलाएंगे लवन मृदोभिद। क्या कहलाएंगे उसके बारे में? लवन मृदोभिद कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं।
ऐसे पौधे जो सीमित मिट्टी में लवणता की अधिकता वाले जगहों में उगते हैं लवण मृदोद्भिद यानी हैलोफिट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफ्राइट्स कहते हैं। जल में उगने वाले या तैरने वाले पौधे को जलोदभिद कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BeB यानी BeBmG तथा Al में निम्न में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो वो कौन सा है? तो वो जो है आपका यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोरॉन। ठीक है, चलिए बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से बोरॉन ठीक है सेकेंडरी आयन यहाँ पे दर्शाता है। कैसे? चलिए देखिए, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। बोरॉन B का द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। बोरॉन आवर्त सारणी के मुख्य समूह 13(3A) का रासायनिक तत्व पौधों के विकास और व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए आवश्यक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि में सबसे तेज संचरण किसमें करती है? ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? तो वो आप अनुमान लगा सकते हैं किसमें करेगी सबसे ज़्यादा ध्वनि। तो वो करेगी किसमें? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। किसमें करेगी? तो वो जो करेगी आपका ठोस में करेगी। सबसे ज़्यादा तेज इसी में गमन करती है। क्यों करती है, काहे करती है? देखिए काहे करती है। किसी माध्यम जैसे जल, हवा, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है जो पदार्थिक माध्यम प्रत्यास्था है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, उनमें अधिक दूरी तक संचरण नहीं हो पाता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बसंतीकरण। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए बसंतीकरण के लिए? तो होना चाहिए 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस बसंतीकरण के लिए। क्यों होना चाहिए, काहे होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए, पौधों की वृद्धि तथा परिवर्धन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। पुष्पन के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। यदि तापमान में कमी एक विशेष बिंदु पर की जाए तो पुष्पन जल्दी हो जाता है, जल्दी हो सकता है। वह विधि जो कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के लिए प्रेरित करती है वसंतीकरण कहलाती है। ठीक है, ये 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान आप कर लिए यहाँ पे। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल एल्केन का यहाँ पे करना है। तो एल्केन का यहाँ पे हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एल्केन का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है। 83 का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का अर्थ है समाप्त हो जाने वाले ऊर्जा के स्रोत, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। तो इसमें से कौन सा समाप्त हो जाने वाला है? कोयला, पवन, सूर्य, जल। तो पवन भी रहेगा, हवा भी रहेगी, सूर्य भी रहेगा, जल भी रहेगा, लेकिन कोयला का समाप्त हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की दो ठीक है दी बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किस वेग का अधिक होगा? आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सूत्र लैम्डा =hp में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है। उनके संवेग समान होंगे, अर्थात उनके संवेगों में अनुपात 1:1 का होगा। ठीक है, v √2 ev/m से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है। तो किसका वेग अधिक होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जो जल चक्र में संचलन की प्रक्रिया ठीक है सम्मिलित नहीं है, क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। जल चक्र सूर्य की ऊर्जा से प्रेरित होता है। सूर्य समुद्र में पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाता है, जहाँ जल की भाप ठंडी होकर संघनन बादलों में बदल जाती है। बादलों के रूप में बनी जल की बूंदें जो कि बारिश, वर्षा या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती है, यह ठंडी जलवायु में वर्षण, हिम, बर्फ और ग्लेशियरों का निर्माण करती है। जल चक्र में संपूर्ण क्रिया को 6 भागों में विभक्त किया गया है। वाष्पीकरण या
वाष्पोत्सर्जन, दूसरा द्रवण, तीसरा वर्षण, चौथा अंतः स्यंदन, पांचवा अपवाह तथा छठा संग्रहण। ये 6 प्रक्रिया के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया है। इसमें संयोजक यौगिक क्या है? तो जो संयोजक यौगिक है वो आपका बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को बनाता है। कैसे बनाता है, काहे बनाता है? देखिए, सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इनके गुण, पहला गुण हो गया निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक। तीसरा होता है जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे नहीं है? तो वो जो है ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है, काहे नहीं है? देखिए, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड या प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। शरीर अपने आप ग्लाइसिन बना सकता है, लेकिन इसका सेवन आहार में भी किया जाता है। एक विशिष्ट आहार में रोजाना लगभग 2 ग्राम ग्लाइसिन होता है। इसमें इसके प्राथमिक स्रोत मांस, मछली, डेयरी और फलियां सहित प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? तो वो जो होती है वो होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। क्यों होती है, काहे होती है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में पृष्ठ पर आपतित होती रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसके बारे में समझ लीजिए, चूँकि 2 ऑप्शन इसके विपरीत दिया गया है। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब एक रासायनिक पदार्थ एक या एक से अधिक विभिन्न पदार्थों में बदल जाता है। जैसे कि लोहा जंग लगने पर रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं और परिणाम स्वरूप पदार्थों में अलग अलग गुण होते हैं। ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना आदि आदि आदि। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आपके सामने है वो इसी में दिया गया है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, मानव के रुधिर का बिंडाल टेस्ट किसे संक्रमित को दर्शाता है? आइए समझिए। टाइफाइड एक संक्रमण है। टाइफाइड एक संक्रमण है जिसका कारण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु है। दूषित भोजन एवं पानी से यह विष जीवाणु मानव आंतों तक पहुंच जाता है और फिर वहां से शरीर के अन्य हिस्सों में भी। साल्मोनेला बैक्टीरिया जानवरों जैसे अंडा, बीफ, कच्चे मुर्गे और फल सब्जियों के साथ मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। तो आप समझ गए कि ये कितना हानिकारक है आपके लिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर साल्मोनेला टाइफाइडी है। ठीक है, टाइफी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैथ का यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है। ये 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे जिसमें मैं सभी का आंसर आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, चूँकि जो है 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, चूँकि बोर्ड नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए मैं इसे सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। आप इसे खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। 91 का यहाँ से आप आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित 92 का जो हो जाएगा आंसर, मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर, यानी सी। अगला देखिए 93 का जो आंसर हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6.25% की कमी क्यों होगी, इसके लिए मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा, आपकी जैसी राय रहेगी वैसी। 94 की आंसर हो जाएगी डी, 95 की ए। ठीक है, और 96 की जो आंसर हो जाएगी वो सी हो जाएगी। ठीक है, 96 की सी हो जाएगी, 97 की भी सी हो जाएगी, 98 की जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी। ठीक है, 98 की बी हो जाएगी और 99 की भी बी हो जाएगी और 100 की ए हो जाएगी।
चलिए इस तरीके से हमने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ का था, उसको छोड़ करके बाकी 100 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो आपको किस तरीके से अच्छा लगा है, क्यों अच्छा लगा है, और इसमें क्या खामियां हैं ये भी हमको बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम कुछ सुधार कर सकें। और आपको मैथ का भी सेक्शन चाहिए तो उसको हम ऑनलाइन के थ्रू नहीं, मतलब वीडियो के थ्रू आपको ही जैसे होता है ना बोर्ड पे बनाकर आपको मतलब प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड हम करा सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है।